हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, मच अवेटेड वीडियो है सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स एसएमसीएफ जून 25 पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो में हम पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, और एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, फटाफट वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉर्पोरेट फाइनेंस में होते हैं। जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के हैं, कुछ एसएम के हैं, वो सब मैं सेकेंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आ जाओ कॉर्पोरेट फाइनेंस पे आ जाओ। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 ए। ये आई थिंक ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है। ये आई थिंक मेरे नोट्स में भी है, मेरे रिवीजन नोट्स में भी है, लेक्चर बायर को पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था फर्स्ट जो है क्वेश्चन 3A। आ जाओ। Casino Limited is a newly incorporated manufacturing company in Gujarat desiring to procure raw material from within the country and some machine tools from Japan। ठीक है, तो विद इन द कंट्री भी है, इंपोर्ट भी है, जापान से भी ये लेने वाले हैं। दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर एलसी फॉर द सेड पर्पस। अप टू 80% ऑफ द परचेसेस विल बी अंडर एलसी। ठीक है, ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप मिस नहीं कर सकते कि 80% ही अंडर एलसी है। फर्क पड़ता है इससे। जो एलसी में है ही नहीं तो एलसी की रिक्वायरमेंट में वो आप काउंट भी मत करो। विदाउट एलसी अगर आप डायरेक्टली खुद ही परचेस कर रहे हो तो वो परचेस यहाँ कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। जितने परचेसेस एलसी इशू करके पे किए जा रहे हैं वही परचेसेस एलसी के लिए यूज होते हैं। तो जो एलसी के अंडर में परचेसेस नहीं किए जा रहे हैं वो अमाउंट पहले एक्सक्लूड करना जरूरी है। अगर आप ये करना भूल गए तो आपको मिलेगा अंडा, जेन्युइनली अंडा ही मिलेगा। कि सारे नंबर्स आपके गलत आएंगे, तो ध्यान देना है, एक्सीडेंट स्पॉट है ये। ठीक है, तो 80% ही अंडर एलसी है, ऑफ विच, इंग्लिश ग्रामर आ गया जो कि आपका बहुत खराब होता है। ऑफ विच मतलब ये जो जितना भी आएगा अंडर एलसी, जितना भी अमाउंट आएगा उसमें से ऑफ विच 30%, यानी ये टोटल का 30% नहीं है, इसका बेस क्या है, जितना एलसी का परचेस आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका 30% शैल बी यूज्ड फॉर इंपोर्ट्स एंड द बैलेंस 100 में से 30 गया तो बचता है 70। ठीक है, ये रेशो दिया है कि जितना भी एलसी के अंडर है, ठीक है, एलसी में जितना भी है उसका 30% इंपोर्ट है और 70% डोमेस्टिक है। ठीक है, इनलैंड परचेसेस, इनलैंड फॉरेन जो भी बोलो, तो ऐसा इन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। On the basis of information provided, calculate the limit for LC for the financial year 25-26। अब काफी लोगों ने, एक दो बच्चों ने ऐसा भी किया है कि टोटल में ले लिया है, पता नहीं क्या निकाला है उन्होंने, मुझे भी नहीं समझा था। उन्होंने कंबाइंड पूरा निकाला कि इतने परचेज हैं, फिर इतने कुछ तो मंथ्स हैं, पता नहीं क्या करके टोटल निकाल दिया। यहां पे मतलब आप देख ही रहे हो कि लीड टाइम अलग अलग है, गुड्स इन ट्रांजिट जो ट्रांजिट टाइम है वो अलग अलग है, क्रेडिट अवेलेबल टाइम अलग अलग है। जब टाइम ही अलग अलग है तो आपको वो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। इनलैंड का रिक्वायरमेंट अलग ही आएगा और जो इंपोर्ट है वो अलग ही आएगा, तो स्प्लिट करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब दिया है देखो, रॉ मटेरियल टू बी प्रोक्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कुछ भी नहीं है एलसी वलसी, मतलब पूरा दिया हुआ है, ये टोटल है कि पूरा रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट आपका है 400 CR। अब ये पूरा 400 CR एलसी के अंडर नहीं है, 80% अप टू 80%, मतलब आपको 80 मानना पड़ेगा। 80% एलसी के अंडर में आता है, तो 20% पहले ही हटा देना है। तो जो लोग ये हटाना भूल गए हैं उनको मिलेगा अंडा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। आपको दो पार्ट्स में निकालना पड़ेगा आंसर, इनलैंड या डोमेस्टिक जो भी बोलो, और इंपोर्ट।
ठीक है। तो टिपिकल क्वेश्चन है, पहले आपको मंथली रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट या कंजम्पशन निकालना पड़ेगा कि एक महीने का रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कितना है अंडर इनलैंड एंड अंडर इंपोर्ट, फिर कितना महीना लगता है विच इंक्लूड्स द लीड टाइम, ऑर्डर करने के बाद गुड्स को निकालने में डिस्पैच करने में कितना टाइम लगता है उसको कहते हैं लीड टाइम, फिर वहां से डिस्पैच होने के बाद अपने आने में मेरे तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो होता है ट्रांजिट टाइम, और गुड्स मिलने के बाद भी पेमेंट के लिए जितना टाइम मिलता है उसको कहते हैं क्रेडिट पीरियड। तो पूरा ये जो टाइम है इसको टोटल टाइम कहते हैं। तीनों चीज़ों को ऐड करना होता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जितने भी मंथ्स हैं फिर उतने मंथ्स में आप कितना कंज्यूम करते हो वो मल्टीप्लाई करके आपको एलसी की रिक्वायरमेंट मिलती है। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर ही निकालेंगे परचेसेस अंडर एलसी, ठीक है। तो 400 इंटू 80%, तो ये आएगा 320 करोड़, एलसी के अंडर 320 करोड़ आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, सबसे पहला है मंथली प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, जो भी लिखो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे इतना मार्क्स पे इंपैक्ट नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो मंथली बेसिकली हमको निकालना है। अब इनलैंड का टोटल निकालो, 320 हमारा अंडर एलसी है, उसमें से कितना है बैलेंस, यानी जो मैंने बताया 70%, तो इनटू 70%, ये आ गया साल भर का डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका आ गया मंथली रॉ मटेरियल इनलैंड प्रोक्योरमेंट 18.67, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो, करोड़। सिमिलरली 320 इंटू 30%, यह आ गया टोटल डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ गया 8 करोड़, ठीक है। ये हो गया मंथली प्रोक्योरमेंट और कंजम्पशन। अब कितना महीना एलसी का रिक्वायरमेंट है वो निकालना है। तो एज इट इज डेटा सब दिया हुआ है, ठीक है। लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम, क्रेडिट पीरियड, इसको कहते हैं टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी बी प्लस सी प्लस डी। छापो, क्या है लीड टाइम, लीड टाइम है विद इन और इंपोर्ट, विद इन और इंपोर्ट, ठीक है। इसमें भी एक बच्चे ने गड़बड़ की थी, उसने इनलैंड का इंपोर्ट में लिख दिया, इंपोर्ट का इनलैंड में लिख दिया, बाकी सब सही किया था, शफल कर दिया एग्जाम प्रेशर, तो पूरा आंसर गलत। क्या मिला उसको भी 0। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है, ठीक है। टाइम लगाना है लेकिन सही से करना है। तो इनलैंड 1 मंथ 2 मंथ, सेम है ट्रांजिट टाइम 1 मंथ 2 मंथ, या यहां पे भी आप मंथ्स लिख सकते हो, मंथ्स फिर सिर्फ 1 to 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। मंथ्स मंथ्स मंथ्स, फिर है 1 और 3, ठीक है। आप करो टोटल 1 1 1 3 2 2 3, ये आएगा 7 मंथ्स, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई कर लो एलसी रिक्वायरमेंट, ए इंटू ई, बोलो 18.67 इंटू 3, 56.01 CR, या 56 CR राउंड ऑफ कर सकते हो। 8 इंटू 7 सेम आएगा 56 CR, तो टोटल एलसी रिक्वायरमेंट आएगी 56 प्लस 56, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो टोटल आएगा 112 CR। टोटल नहीं भी लिखा तो भी चलता है क्योंकि पूछा नहीं है, इनलैंड का कितना है ये कितना है उन्होंने ये पूछा है, ठीक है। टोटल नहीं भी मारा तो चलता, ठीक है। अच्छा नहीं, पूरा पूरा पूछा है, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ एलसी, इसीलिए एक बच्चे ने स्प्लिट नहीं किया था क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है, पर ये आपको समझना है कि जब ड्यूरेशन अलग है कंजम्पशन अलग है तो अलग अलग ही निकलेगा, फिर आप बाद में जोड़ो, ठीक है। तो एलसी फॉर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना आएगा, फाइनल आंसर 112 CR, तो नीचे फाइनल आंसर लिखना है।
तो LC रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल दिस इज 112 CR। फाइनल आंसर भी लिख लेना, तो आउट ऑफ मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। बहुत ही माइनर बच्चों ने मिस्टेक्स की हैं और इतने इजी क्वेश्चन में भी मार्क्स काफ़ी कम बच्चों ने आउट ऑफ या बहुत अच्छा स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, तो समझ लो कंसेप्ट बहुत ही देखो सिंपल था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या निकालना है, LC का रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो हमने LC का रिक्वायरमेंट निकाल लिया, तो उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, वो रेशो सब दिया रहता है, सब क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ठीक है, तो आपको ये स्प्लिट करना है, उसको मंथली कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 12 करके, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो मंथ्स में होता है, इसीलिए मंथ्स में ही करते हैं, मंथली ही करते हैं। डेज में होगा तो डेली करना है, डिवाइडेड बाय 360। 365 से भी कर सकते हो, क्वेश्चन में दिया जैसा होगा वैसा ले लेना। नहीं दिया है तो आप राउंड फिगर्स लाने के लिए 360 डेज इन अ ईयर अज्यूम कर सकते हो। तो सब लॉजिक समझो। ठीक है, तो मंथली क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम मंथ्स में दिया है तो मंथली निकाल रहे हैं। फिर ये सब दिया हुआ है, टोटल निकाल लिया और फिर कंजम्पशन को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया है और आपका रिक्वायरमेंट आ गया। इतना सिंपल कंसेप्ट और इतना सिंपल मार्क्स आप ले सकते हो। चलो लिख लो, लिखना है तो पॉज करके लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आ गया था, पहली बार, बट सब कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है, मतलब जीरो नहीं मिलना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है। काफी बच्चे जो नए की तलाश में रहते हैं हमेशा, आप ये समझो कि आपका देखा दिखाया आ रहा है तो भी आप 5 में से 2 या 3 ही ले पा रहे हो। नया आया है तो भी 2 मार्क आप ले सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते ही हैं। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग तरीके से पूछेंगे, उसके वजह से डरना नहीं है आपको। चलो आ जाओ। Casino Limited in another incident has given loan details extracted from a balance sheet as on 31st March 2025 and other available information. Calculate fund based and non fund based facility. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी आपको पता करना है, अवेल्ड फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो अवेल हो चुके हैं, ये वर्ड का भी बहुत मीनिंग है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय भैया पूरा ध्यान देना है। चलो, तो बस आपको क्या करना है, पहचानना है फंड बेस क्या है, नॉन फंड बेस क्या है। मोटा मोटी थोड़ा सिंपल है, 2-4 चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आधे से ज्यादा चीजें कंसेप्चुअल है, आपने सही करनी चाहिए थी। ठीक है, तो उससे ही 2-3 मार्क आपके मिल जाते हैं आपको। चलो एक एक करते हैं। पहला है बैंक गारंटी। बोलो, बैंक गारंटी। बैंक गारंटी अगेंस्ट 75% कैश मार्जिन। अब ये होता क्या है, पहले आप वो समझो। ठीक है, बैंक गारंटी बैंक देती है। ठीक है, आप जाते हो बैंक के पास कि भाई मुझे बैंक गारंटी होना। अब वो किसी न किसी बेसिस पे वो देती है, ऐसे ही नहीं दे देती, मतलब रहा चलता कोई भी इंसान जाएगा और बैंक गारंटी थोड़ी इशू कर देगी। तो बैंक कुछ ना कुछ बेसिस पे बैंक गारंटी देती है, मतलब उसको कुछ एक सिक्योरिटी लगती है। तो भाई फिक्स डिपॉजिट हो गया, कुछ बैंक डिपॉजिट्स हो गए, उसके बेसिस पे फिर वो बैंक गारंटी इशू करती है। तो ये वो दिया हुआ है कि अगेंस्ट 75% कैश मार्जिन, मतलब आपका पैसा उनके पास रखा हुआ है और उसके बेसिस पे बैंक गारंटी इशू की गई है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो ये एक हो गया, पढ़ते जाते हैं पहले, फिर अपन एनालाइज करते हैं। तो एक हो गया बीजी, बैंक गारंटी नॉर्मल। फिर है कैश क्रेडिट। क्या होता है, सीसी। सीसी मतलब आपको लोन मिल गया। ठीक है, मतलब वो फंड बेस्ड ही होता है मोस्टली। अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स, वो भी इंफॉर्मेशन है कि हाइपोथिकेट किया गया है। फिर है व्हीकल लोन, लोन है भाई, पैसे मिले हैं ना, फंड बेस्ड। हाउसिंग लोन, ठीक है, फंड बेस्ड होता है। की लोन, सीसी, ये भी एक टाइप का लोन है। की लोन मतलब भाई वो गोडाउन पे चाबी से ताला लगा हुआ है और वो गुड्स के बेसिस पे आपको लोन मिला है, फिजिकल गुड्स आपने दिए हुए हैं और उसकी की बैंक को आपने दे दी है, तो ये भी एक सीसी लिमिट है। फिर है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ठीक है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होती है, जो परफॉर्मेंस के लिए है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअली आपने कुछ प्रॉमिस किया है कि आप परफॉर्म करोगे, गुड सप्लाई करोगे, सर्विसेज दोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने
एग्रीमेंट किया है आगे के लिए और उसमें आपने परफॉर्मेंस करने का वादा किया हुआ है और उसकी बैंक गारंटी है। तो अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो बैंक गारंटी से पैसे लिए जाएंगे। तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड। अब ध्यान देना, अब ये काफी लोगों को नहीं समझा था, ठीक है। पीरियड एक्सपायर्ड एंड बैंक रिवर्स्ड द एंट्री इन इट्स बुक, ठीक है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो आपका परफॉर्मेंस बीजी का जो ड्यूरेशन था वो एक्सपायर हो गया है, मतलब वो अभी वैलिड ही नहीं है, एक्सपायर हो गई है और बैंक ने रिवर्स भी कर दिया है। मतलब ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है, आपने अवेल की थी, अभी वो है ही नहीं जिंदा, तो ये आएगी नहीं, क्योंकि ये करंटली जिंदा नहीं है, लाइव नहीं है, ये एक्सपायर हो चुकी है, तो ये काउंट ही नहीं करना है, ठीक है, जीरो आएगा ये, मतलब ये एक्टिव ही नहीं है तो ये आएगा ही नहीं। फिर है स्टैंड बाय एलसी, ठीक है, ये भी एक टाइप की एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। एलसी क्या होता है, एलसी सब आपने पढ़ा ही है, नॉन फंड बेस में आता है, ठीक है, एलसी। फिर है प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट्स, ठीक है, आपने बहुत सारे टाइप पढ़े हैं पैकिंग क्रेडिट के, पर वो होते क्या हैं, लोन ही होते हैं, पैसा मिलता है, फंड बेस्ड होते हैं, ठीक है। सप्लायर्स क्रेडिट, अब ये भी थोड़ा सोचने वाला विषय था। सप्लायर्स क्रेडिट मतलब इसको बहुत अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो कि सप्लायर क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है कि आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट दिया है, आपने कुछ उनसे मशीनरी खरीदी है, आपने उनसे कुछ गुड्स खरीदे होंगे, उन्होंने आपको क्रेडिट दिया है, मतलब बैंक ने आपको नहीं दिया है क्रेडिट, आपको सप्लायर ने क्रेडिट दिया है। जैसे नॉर्मली देते हैं, आपने उधारी में माल खरीदा है तो बैंक का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो बायर है उसको सेलर ने क्रेडिट दिया है, डायरेक्टली उसको बैंक ने क्रेडिट नहीं दिया है, ठीक है। तो सप्लायर क्रेडिट ये भी काफी अलग है। फिर है बैंक गारंटी इन्वोक्ड बाय द बेनिफिशियरी, अब ये भी बहुत अलग है, सिर्फ बैंक गारंटी अलग होती है और बैंक गारंटी इन्वोक्ड अलग होती है। इन्वोक्ड का मतलब क्या है कि आपने डिफॉल्ट कर दिया है, और आपने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, सामने वाला बैंक के पास जाके पैसे ले लेगा। जब भी बैंक गारंटी इन्वोक होती है वो फंड बेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक एक्चुअल लोन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अब कोई अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं ना, आपके बिहाफ पे बैंक ने पैसे दे दिए, अब बैंक आपसे पैसे लेगी, मतलब वो जैसे ही बैंक गारंटी इन्वोक होती है नॉन फंड से वो कन्वर्ट हो जाती है फंड बेस में, तो ये फंड बेस में आएगी, क्योंकि ये इन्वोक हो चुकी है, बैंक ने थर्ड पार्टी को आपके बिहाफ पे पैसे दे दिए हैं, अब बैंक आपसे पैसे लेगी, तो ये एक्चुअल लोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी विद अ लिमिट ऑफ 2 CR एट प्रेजेंट, बिल डिस्काउंटेड फॉर 50 lakhs येट टू बी रियलाइज्ड, ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 चीजें जेन्युइनली बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, एक ये कॉम्प्लिकेटेड है, एक आपका सप्लायर क्रेडिट कॉम्प्लिकेटेड है, बीजी इन्वोक कॉम्प्लिकेटेड है, बिल डिस्काउंटिंग भी काफी लोगों को समझता ही नहीं है तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। आधे चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, आधी चीजें बेसिक थी। तो एट प्रेजेंट बिल डिस्काउंटेड फॉर 50 lakhs येट टू बी रियलाइज्ड, ठीक है, एंड 25 lakhs वर्थ बिल्स आर सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब इसमें रोल बैंक का क्या होता है आपको समझना है। येट टू बी रियलाइज मतलब कि डिस्काउंटिंग कर ली है, बैंक ने आपको पैसे दे दिए, बैंक को अभी तक पैसे नहीं मिले, मतलब वो ड्यू डेट नहीं आई है, मैच्योर नहीं हुए हैं, मतलब वो जिंदा है, ठीक है। बैंक को मतलब कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है और बैंक ने आपको पैसे दे दिए हैं। फिर है 25 lakhs वर्थ बिल्स वे सेंट फॉर कलेक्शन, अब ये आपने पढ़ा होगा तो ही समझेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, आपने बस बैंक की सर्विस ली है कि भाई ये बिल रखो, ड्यू डेट जब आएगी मेरे बिहाफ पे जाना, सामने वाले से पैसे लेना और मेरे अकाउंट में डाल देना, और इसके बैंक चार्जेस जो बनते हैं आप मेरे से ले लेना, मतलब वो सिर्फ सर्विस दे रही है, बिल डिस्काउंट नहीं कर रही है, सिर्फ आपका बिल संभाल के रख रही है, ड्यू डेट पे जाके आपके बिहाफ पे वो प्रेजेंट होगा, पैसे लेके आपके अकाउंट में डाल देंगे, ये एक सर्विस को कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब इसमें बैंक आपको तुरंत पैसे नहीं देती है, बैंक सिर्फ आपकी एजेंट है, जाके प्रेजेंट करके पैसे लेके आ जाएगी।
तो ये एक्चुअल बिल डिस्काउंटेड में आता ही नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें आपको पैसे मिले ही नहीं है। तो ये आप पहले समझ लो बेसिक। फिर है कंपनी इज इन डिस्कशन विद अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अभी तक कंपनी डिस्कशन में है, ग्रामर इज इन डिस्कशन विद अ ग्रुप ऑफ कंसोर्शियम बैंक, मल्टीपल बैंक से उनका ग्रुप है कंसोर्शियम बैंक्स फॉर अ प्रोजेक्ट लोन, डॉक्यूमेंट येट टू बी एग्जीक्यूटेड, 3 CR बैंक गारंटी एंड 2 CR टर्म लोन। सोचो, सब सिर्फ बातचीत हो रही है, अवेल तो कुछ हुआ ही नहीं ना, लिखा ही है डॉक्यूमेंट्स येट टू बी एग्जीक्यूटेड, तो ये लोन ही नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। तो दो चीजें इसमें गुगली थी, मतलब ये है ही नहीं, जीरो लेना है, न फंड बेस्ड है न नॉन फंड बेस्ड है, ये है ही नहीं, एक एक्सपायर हो गई है और एक अभी तक लोन लिया ही नहीं है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है, तो दोनों नहीं आएंगे। प्रेजेंट में कितनी आउटस्टैंडिंग है, अवेल्ड है, वो ही आपको लेनी है, ठीक है। चलो अब अपन एक 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 बनाते जाते हैं, लिखते जाते हैं। बोलो फंड, नॉन फंड, ठीक है, बोलते जाओ, ABCD है, 1 2 3 4 है, ठीक है, मैं 1 2 3 4 लिखते जाता हूं। बोलो अब आपने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा याद करो बेसिक से। फंड बेस में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लोन जो भी होती हैं, लोन वर्ड है वो तो है ही पैसा, और आपने पैकिंग क्रेडिट ये वो सब पढ़ा है, ठीक है, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि फंड बेस्ड आइटम ज़्यादा होते हैं, नॉन फंड कम होते हैं, मतलब नॉन फंड क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है, कि नॉन फंड में क्या क्या आता है। नॉन फंड में आपने क्या क्या पढ़ा है, सोचो, दो प्राइमरी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, LC BG, LC BG, LC BG, ये हमने पढ़ा है कि ये नॉन फंड बेस्ड में आते हैं, और भी चीज़ें आती हैं एक आध दो, बट मेनली आपने क्या पढ़ा है, LC BG, LC BG, तो इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, LC BG लिखा है तो वो तो नॉन फंड में आपने डालना चाहिए, और जहाँ जहाँ लोन है, लोन है, नाम दिया है लोन है, तो वो फंड बेस्ड में आना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आधा क्वेश्चन इजी था, उतना तो भी आपने सही करके आना था, तो आपको 5 में से 1 1.5 2 मिल सकता था, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। तो बीजी क्या है, बीजी, बीजी नॉन फंड है, ठीक है, बैंक सिर्फ गारंटी दे रही है, बैंक अभी पैसे नहीं दे रही है, ठीक है, तो नॉन फंड बेस्ड है। फिर है CC, बोलो कैश क्रेडिट, ये तो एक लोन है, लिमिट दे दी है, एक्चुअल पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो फंड बेस में आएगा। 4 थर्ड व्हीकल लोन, ये तो बहुत क्लियर है, व्हीकल लोन है, नॉर्मल लोन है, तो फंड बेस में आएगा। फिर हाउसिंग लोन, सेम लोन है, फंड बेस्ड है, ठीक है। फिफ्थ की लोन CC, की CC, ठीक है, ये भी क्या है, CC ही है, पैसे मिले हैं। 5, अब ध्यान दो, ये 5 एकदम इजी थे, ठीक है। फिर देखो 7th और 8th भी इजी है, मतलब क्या क्या इजी है मैं बता देता हूँ। बोलो 7th क्या है, स्टैंड बाय LC, है तो LC ही ना, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, नॉन फंड बेस्ड, 2.5। 8th है आपका प्री शिपमेंट CC, ये भी क्या है, पैकिंग क्रेडिट ही है, तो ये भी क्या आएगा, पैकिंग क्रेडिट, यानी एक्चुअल लोन आपको मिला है। तो इतना आपका इजी था, इसमें मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए थी। अब बाकी में थोड़ा बहुत था, ठीक है, ट्रिकीनेस था। 6th पे आ जाओ, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, ठीक है, ये भी BG था, नॉन फंड में आ सकता था, लेकिन क्योंकि ये दिया है पीरियड एक्सपायर्ड एंड बैंक रिवर्स द एंट्री इन इट्स बुक, इसके वजह से ये दोनों में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये एक्सपायर हो गई है, यानी एक्चुअल में ये है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है, तो दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। फिर सप्लायर्स क्रेडिट, ठीक है, अब सप्लायर्स क्रेडिट पे आ जाओ, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो सप्लायर क्रेडिट ऊपर ऊपर से आप पढ़ोगे, कंसेप्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने मशीन खरीदी और मुझे
उधारी मिल गई, क्रेडिट पे लिया है मैंने, तो इसमें तो बैंक क्रेडिट ही नहीं है, ये आपके पूरे बैंक क्रेडिट वाले चैप्टर में आना ही नहीं चाहिए। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, पीछे उसके पूरा कंसेप्ट होता है कि मैं इंपोर्टर हूं, अदर कंट्री में एक्सपोर्टर बैठा है, ठीक है, ये हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो बैंक है और इसका जो बैंक है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ट्रांजैक्शन कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, ठीक है, और सेलर जो है वो मुझे क्रेडिट दे रहा है, उधारी दे रहा है। अब ये एवं ही नहीं दे रहा है, सप्लायर्स क्रेडिट में क्या होता है, आपका जो बैंक है वो उसके बैंक को या तो एलसी या तो बीजी इशू करता है, आपका बैंक कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाता है, एलसी या बीजी सामने वाले के बैंक को देता है, जिसके बेसिस पे आपका एक्सपोर्टर आपको क्रेडिट पीरियड देता है। मतलब आपके एक्सपोर्टर को आज ही पैसे मिल गए हैं, एलसी या बीजी के थ्रू उसको पैसे मिल जाते हैं, आपको पैसे जो है वो क्रेडिट पीरियड के बाद देने हैं आपके बैंक को। अब अगर वो एलसी है तो पैसे तो आज ही मिल गए, बीजी है तो फिर वो बाद में मिलेंगे, ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है आपका अरेंजमेंट क्या है। इन ऑल केसेस आपको पैसा अभी नहीं देना है, इसीलिए हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो हमको क्या लगेगा, सप्लायर्स क्रेडिट, सप्लायर ने हमको क्रेडिट दिया है, पर ऐसा नहीं है, बैंक के वजह से सप्लायर ने हमको क्रेडिट दिया है और इसमें बैंक इन्वॉल्व है। अब बैंक उसको पैसा नॉर्मली नहीं देती, ठीक है, तो बैंक गारंटी ज्यादा चलता है आपके लिए, इसीलिए क्या आता है, नॉन फंड बेस में आता है। आज आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी है, आपने पैसे दिए ही नहीं है, इसीलिए आपके लिए ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में कैटेगराइज होता है, ठीक है। तो ये पूरा उसका बैकग्राउंड होता है। तो सप्लायर्स क्रेडिट एक्चुअली बैंक क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, बैंक आपके ब्याह पे गारंटी लेता है या बैंक आपके ब्याह पे एलसी इशू करता है, तब जाके आपको वो क्रेडिट मिलता है, तो वो एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है आपके लिए, ठीक है। तो ये नॉन फंड में आएगा सप्लायर्स क्रेडिट। सब नोट डाउन करते जाना भाई, सिमिलर क्वेश्चन अगर आगे आता है तो ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी सुन लिया कि सप्लायर क्रेडिट नॉन फंड बेस होता है, अब अगर आप इसको एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं करके जाओगे आपको फिर कंफ्यूजन होगा ही होगा, तो पूरा ये वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के बाहर कुछ मैं नया बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता, वो नोट डाउन करते जाओ ताकि आप उसको एग्जाम के पहले रिवाइज करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मैंने आपको समझाया, बीजी जो इन्वोक हो गई है, सिर्फ बीजी है तो वो नॉन फंड रहती है, लेकिन ये इन्वोक्ड है, इन्वोक्ड है मतलब बैंक ने पैसा दे दिया है और अब बैंक को आपको पैसा देना बाकी है, एज इफ की बैंक से आपने पैसे लिए, ऐसा माना जाता है, आपके लिए एक लोन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बीजी इन्वोक्ड इज इक्वल टू लोन, इसीलिए वो फंड बेस्ड फैसिलिटी में आ जाता है आफ्टर इन्वोकेशन। जैसे इन्वोक हुआ वो नॉन फंड से फंड बेस्ड में कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना। फिर 11th, इसको भी समझो, बिल डिस्काउंटेड फैसिलिटी विद अ लिमिट ऑफ 2 करोड़। इस पे मैंने पहले स्ट्रेस नहीं दिया, ठीक है, लिमिट है, ये सिर्फ आपने लिया नहीं है, सिर्फ ये लिमिट है, तो इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब दिया है एट प्रेजेंट बिल डिस्काउंटेड फॉर 50 लाख येट टू बी रियलाइज्ड, मतलब ये एक्चुअल बिल्स हैं जो जिसके अगेंस्ट में बैंक ने आपको डिस्काउंट कर दिया है, आपको पैसा दे दिया है और बैंक फिर ड्यू डेट पे जाके ले लेगी। येट टू बी रियलाइज यानी किसके लिए दिया है, बैंक के लिए दिया है कि बैंक ड्यू डेट पे जाके ले लेगी, आपने डिस्काउंट कर लिया है, ठीक है, आपको पैसा मिल गया है, तो ये फंड बेस्ड में आएगा, आपको पैसा मिल गया है। एंड 25 lakhs वर्थ बिल वे आर सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब वो आप ही के बिल है, आपने सिर्फ बैंक को रखने के लिए दिए हैं, उसको बिल डिस्काउंटिंग नहीं बोलते, वो आप ही के बिल है, ऑन बिहाफ एज अ एजेंट बैंक के पास पड़े हैं, इसके पैसे आपको नहीं मिले हैं, तो ये आएगा ही नहीं, न फंड न नॉन फंड, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं है, रखने के लिए दिया है बैंक के पास, ड्यू डेट पे बैंक जाके प्रेजेंट करेगी और अगर ऑनर हुआ तो आपके अकाउंट में डाल देगी।
तो ये आप ही के बिल हैं जो आपके बिहाफ पे बैंक के पास पड़े हैं, तो ये आएगा ही नहीं। तो 50 लाख आएगा फंड बेस में क्योंकि डिस्काउंट हो चुके हैं। अब ये हम करोड़्स में लिख रहे हैं, ठीक है, ये लैक्स में है, ये भी आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। सीधे यहाँ 50 नहीं लिखना है भाई, वो लैक्स है, अपना टेबल करोड़्स में है, ठीक है, ये भी यहाँ पे ऐसा लिख लेना करोड़्स। तो ये आएगा 0.5 बिल डिस्काउंटेड। और लास्ट है जो मैंने आपको बता दिया था कि वो डिस्कशन में है सिर्फ, ठीक है, तो वो दोनों में नहीं आएगा। तो ऐसे 5-6 चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं, आधा फिर भी सिंपल है, ठीक है। बोलो 4 + 0.5 + 2 + 5 + 3 + 2 + 0.5, तो ये आएगा 17 करोड़। 2 + 2.5 + 4, ये आएगा 8.5 CR, ठीक है। तो ऐसा है, 2-4 चीज़ों का जो मैंने लॉजिक बताया अच्छे से लिख लेना है। क्लियर है? अब सिमिलर क्वेश्चन आया तो गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। चेक कर लेते हैं भाई सही है क्या। हाँ, 17 और 18.5। आ जाओ 4B, ये भी अलग क्वेश्चन आया था पहली बार, आई थिंक सो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पर ये भी कंसेप्चुअल है, ठीक है, ध्यान दो। क्या है? रेनाइसेंस वेंचर्स लिमिटेड अनाउंस्ड इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:4, ठीक है, लिखा भी है 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, एक शेयर दूंगा फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स एट प्रेजेंट। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, काफी लोगों को यही कंफ्यूजन होता है। अब बेस देखो आप कुछ भी ले सकते हो, पर 1:4 को यूज करना पड़ेगा आपको आगे। देखो मैं समझाता हूं, दिखाए एट प्रेजेंट शेयर्स हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज पर शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज। सबसे पहली बात बेसिक पे ध्यान दो, जब मैं बोनस शेयर देता हूं क्या मुझे एक्चुअली पैसे मिलते हैं? नहीं, नॉन कैश होता है, ये आपको पता ही होगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, पैसा आता ही नहीं है, ठीक है। प्रपोर्शनेटली मार्केट वैल्यू कम होते जाती है, ये आपको पता ही होगा। बोनस इशू में क्या होता है, आपकी वैल्यू उतनी होती है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं, तो आफ्टर बोनस इशू आपके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। आए ख्याल में? तो 1:4 का रेशियो है और एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज। बिसाइड्स द बोनस इशू कंपनी ऑल्सो अनाउंस्ड अ स्प्लिट, ये थोड़ा नया आ गया पहली बार कि स्प्लिट किया है शेयर्स को बाय रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू फ्रॉम 10 to 5, ठीक है, मतलब एक शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट किया है। 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए के 5 शेयर्स में स्प्लिट किया गया है, एक के बदले 5 शेयर आपको मिलेंगे लेकिन 2-2 रुपए के। तो नंबर ऑफ शेयर्स 5 टाइम्स हो जाएंगे लेकिन फेस वैल्यू 1/5 हो जाएगी, मतलब टोटल फेस वैल्यू उतनी ही रहती है। स्प्लिट आपको पता ही है कि उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होता, ना उससे पैसा आता है ना उससे पैसा जाता है, उससे प्रपोर्शनेटली शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, फेस वैल्यू कम हो जाती है, ये होता है स्प्लिट। अब पूछा क्या है? पूछा ये है कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर जो कि दी भी हुई है 1000 रुपीज भी क्या है, वैल्यू पर शेयर ही है, लेकिन वो बिफोर बोनस एंड बिफोर स्प्लिट है। स्प्लिट करने के पहले, बोनस शेयर्स देने के पहले 1000 रुपीज है। अब ये 1000 रुपीज कैसे बदलेगी ये आपको निकालना है, ठीक है। इफ बोनस शेयर्स वेर इशूड बिफोर स्प्लिटिंग, कि पहले बोनस हुआ बाद में स्प्लिट हुआ, और सेकेंड सिचुएशन है बोनस शेयर वेर इशूड आफ्टर स्प्लिटिंग द शेयर्स, मतलब दोनों इवेंट हुए हैं, बस वो सीक्वेंस बदल रहे हैं। भाई पहले ये किया और बाद में वो किया तो क्या आएगा वैल्यू, और पहले वो किया बाद में ये किया तो क्या होगा। सीक्वेंस बदलने से इंपैक्ट पड़ता है क्या, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है, लिखा भी हुआ है। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द अबाउट सिनेरियोज एंड कमेंट ऑन द प्राइस, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस बदल जाए, पहले बोनस दें बाद में स्प्लिट करें या पहले स्प्लिट करें बाद में बोनस दें, तो वैल्यू अलग अलग आती है क्या, ये आपको देखना है, ठीक है। अब काफी बच्चों को यही नहीं समझेगा कि सर शुरू कहां से करें, क्योंकि आपको समझा ही नहीं कि पूछा क्या है।
काफी बार यही होता है, पूछा क्या है, अगर यही नहीं पता तो समझेगा ही नहीं कि भाई करे क्या। जैसे आपको मंजिल ही नहीं पता कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, क्या करना है, तो इसलिए आपको समझता ही नहीं कि मैं क्या करूं, क्या पढूं, कौन सा कोर्स लूं, ये करूं वो करूं, क्योंकि आपने अपना गोल ही तय नहीं किया होता। तो गोल जितना क्लियर होगा, रास्ता उतना ही क्लियर आपके लिए होगा। काफी बच्चों को यही नहीं समझता, सिर्फ मोटिवेशन देखते हैं। कुछ नहीं होता मोटिवेशन से। जब तक आपकी विजन क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको रोज हर आधे आधे घंटे में मोटिवेशन लगेगा, कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का। ठीक है, दोनों का टाइम वेस्ट है। तो विजन क्लियर करो कि आपको अचीव क्या करना है जिंदगी में। आपको कभी किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। और बिलीव मी, मैंने भी यही किया है और मैं अपने बायस को बताता भी हूँ कि मुझे सीए ही बनना था। पहले से ही 11th स्टैंडर्ड से क्लियर था, सीए ही करना है, सीए बनना है, जल्दी से जल्दी बनना है और जल्दी से जल्दी जॉब करना है, पैसे कमाने हैं। क्लियर था बिल्कुल, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ मैं कि और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, किसमें क्या स्कोप है, जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या सैलरी चल रही है, स्टार्टिंग सैलरी क्या है, कभी नहीं सोचा। बस एक बार सोचा भाई कोर्स अच्छा है कि नहीं, लेते समय पूरी रिसर्च की कि सीए क्यों करना है। उसके बाद कभी नहीं सोचा। ये जो हर 15 मिनट में लोग सोच रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, पागल तो नहीं है। हर 15 मिनट में क्यों सोच रहे हो? एक बार जब सोचने का मौका मिला तब सोच लेना था। बार बार जब आप सोचते हो तो वो पूरा आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो बार बार मत सोचो, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमको पहले क्या निकालना है कि बिफोर बोनस एंड बिफोर स्प्लिट, ठीक है, हमारा एक शेयर का वैल्यू है 1000, ठीक है। अब कितने शेयर्स थे, क्या थे, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एक शेयर के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। बिफोर 1000 रुपीज पर शेयर हमारा था। अब मैं पहला सिचुएशन ले रहा हूं कि पहले बोनस हुआ फिर स्प्लिट हुआ तो क्या वैल्यू आएगी। अब मुझे बताओ, हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो हमारे शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो उतनी रहती है। टोटलिटी में मार्केट वैल्यू उतनी रहती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से पर शेयर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अब यहां पे एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हैं ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहां पे आपको 1:4 का सहारा लेना है। कोई भी नंबर ले सकते हो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हो, 40, 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़, कुछ भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो नंबर्स छोटे छोटे हैं इसलिए लोग 4 लेते हैं। कि मेरे पास अगर 4 शेयर्स हैं, मतलब एक शेयर होल्डर का एग्जाम्पल लिया जाता है, अगर कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4 शेयर्स हैं और उसको एक शेयर और मिलता है तो उसका क्या होगा। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन 4 का मल्टीपल लेना तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा बस, नहीं तो पॉइंट में आएगा फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो यहां एक्चुअली कुछ भी ले सकते हैं। काफी बच्चे ये पूछते हैं कि सर 4 ही क्यों लिया है, बस वो रेशो मेंटेन रखना है। 4 का कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए 4 ले रहा हूं क्योंकि 1:4 है, यानी एग्जिस्टिंग होल्डिंग जो होती है, क्योंकि यहां पे क्या है 4 शेयर्स अगर आपके पास हैं तो एक मिलेगा, तो 4 शेयर्स होना जरूरी है या 4 के मल्टीपल होना जरूरी है, तो इसलिए बेस 4 या 4 का मल्टीपल लेना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे पास अगर 4 शेयर्स हैं तो क्या होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो आफ्टर बोनस हमारा क्या वैल्यू होगा ये मैं निकाल रहा हूं। अब मुझे बताओ कि बोनस से मेरी वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं। मेरे 4 शेयर्स की कितनी वैल्यू है, देखो 4 शेयर इंटू 1000 रुपए। अब इसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। वो एक शेयर जो मुझे मिलेगा, क्या उससे मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी को कुछ पैसा मिला ही नहीं है, रियलिटी में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ अर्निंग नहीं बढ़ रही, कुछ पैसे नहीं मिल रहे, तो वैल्यू क्यों बढ़ेगी? 4 शेयर्स की वैल्यू 4000 आपकी होंगी, वो आगे भी उतनी रहेंगी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू सेम होती है, यानी प्लस क्या होगा 0। शेयर मिल रहा है पर उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है, आप पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये शेयर्स हो गए।
आफ्टर बोनस इतनी उसकी वैल्यू होगी, और आफ्टर बोनस आपके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, 4 आपके पास थे प्लस 1 आपको मिल गया, ठीक है। तो 4000 ही वैल्यू है जो पहले 4 शेयर्स की थी, पर अब आफ्टर बोनस वो 4000 की वैल्यू 5 शेयर्स की हो जाएगी। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, निकालो, प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो 4000 डिवाइडेड बाय 5, तो एक शेयर अब 800 रुपए का हो जाएगा पर शेयर। 800 रुपए पर शेयर का वैल्यू हो जाएगा। 200 रुपए से आपके शेयर की वैल्यू कम हो गई 1/5, 1:4 यानी 1/5। 1/5 आपने बोनस दिया तो 1/5 से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, टोटल वैल्यू उतनी रहेगी। 800 इंटू 5 4000, 4000 ही वैल्यू है, ठीक है। पहले 4 थे इंटू 1000, 4000 ही था, ठीक है। तो बोनस ये होता है। अब आफ्टर स्प्लिट आपको निकालना है। अब आफ्टर स्प्लिट में भी क्या होगा, वैल्यू 4000 ही रहने वाली है, बस शेयर्स कितने हो जाएंगे अब ये कंटिन्यूटी में लेना है। मेरे पास 4 शेयर थे, 4 शेयर थे, फिर एक शेयर मिला, तो मेरे पास अब कितने हैं, 5 शेयर हो गए। अब 5 शेयर अगर मेरे पास हैं 10-10 रुपए के, वो 2-2 रुपए में स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब 5 शेयर्स एक शेयर के बदले में मिलेंगे। 2 रुपीज पर शेयर इंटू 5 शेयर, ऐसे 10 रुपए, यानी हर एक शेयर होल्डर को 5 शेयर्स मिलेंगे एक के बदले। तो आपके पास ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं इंक्लूडिंग बोनस शेयर, तो 5 इंटू 5 यानी अब आफ्टर स्प्लिट आपके पास 25 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। बोलो, तो आफ्टर स्प्लिट आपका मार्केट वैल्यू कितना है आपके पास, 800 रुपए के 5 शेयर है, यानी 4000 ही आएगा। डायरेक्ट 4000 भी लिख सकते हो। तो 800 शेयर है, 5 रुपए अपना 5 शेयर है 800 रुपए वाले। अब डिवाइड करो कि अब आपके पास आफ्टर स्प्लिट कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे। मेरे पास 5 शेयर हैं और हर एक शेयर के लिए 5 मिलेंगे। 5 सर कैसे निकाला आपने, 10 डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास एक शेयर था 10 रुपए वाला, उसके बदले में 2-2 रुपए वाले शेयर मिल रहे हैं, तो कितने मिलेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। 5 शेयर मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। लिख लो भाई, 10 फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 फेस वैल्यू, तो 5 शेयर्स आपको देने पड़ेंगे स्प्लिट में। तो बोलो 4025 शेयर की वैल्यू है, तो आफ्टर स्प्लिट मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 रुपीज पर शेयर, जो कि 2 रुपीज फेस वैल्यू का होगा, ठीक है। 2 रुपीज फेस वैल्यू का मेरा वैल्यू हो जाएगा 160 रुपीज, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें सब क्या है, सब कंसेप्चुअल है, कोई फॉर्मूला कुछ प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, बस आपका दिमाग लगाना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। चलो, तो पहले बोनस बाद में स्प्लिट, तो ऐसा होगा। अब सेकेंड सिचुएशन में आते हैं। पहले स्प्लिट, बोलो आफ्टर स्प्लिट, पहले स्प्लिट हो रहा है, मतलब मेरे पास 4 शेयर्स हैं। वापस बैकग्राउंड में आ जाओ, मेरे पास 4 शेयर थे, 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर मेरे पास हैं, रेशो सेम ही रखो क्योंकि आगे तो बोनस दे ही रहे ना, तो 4:1 का रेशो मेंटेन रखना है। तो मेरे पास 4 शेयर्स हैं, तो 4 शेयर्स 1000 रुपए वाले हैं, ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन। 4 शेयर्स हैं 1000 वाले। अब आफ्टर स्प्लिट क्या होगा, मार्केट वैल्यू टोटलिटी में तो सेम ही होगी, सिर्फ स्प्लिट हो रहा है ना, पैसे तो मिल नहीं रहे ना, आपको कुछ करना है, कुछ भी हो नहीं रहा। तो मेरे पास 4000 वैल्यू के शेयर्स हैं। अब मेरे आफ्टर स्प्लिट कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, मेरे पास 4 शेयर्स हैं और हर एक शेयर के लिए 5-5 शेयर मिलेंगे, मतलब मेरे पास 20 शेयर हो जाएंगे। बोलो, तो आफ्टर स्प्लिट मेरी कितनी एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 200 रुपए। 200 रुपए पर शेयर, ₹2 फेस वैल्यू, 2-2 रुपए फेस वैल्यू की मेरी जो है वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है। अब इसके बाद बोनस इशू होगा, बोनस इशू होगा 1:4, ठीक है। बोलो, इसमें अब क्या होगा, मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 200 रुपए के 20 शेयर हैं, मतलब वो न्यूमरेटर 4000 ही आएगा हर जगह, ठीक है। तो 4000 वैल्यू के मेरे पास शेयर हैं। अब आफ्टर बोनस मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे, मेरे पास कितने शेयर हैं, 20। तो 1:4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 यानी कि 5। मेरे पास 20 शेयर हैं,
एग्जिस्टिंग 4 के लिए 1 मिलेगा, तो एग्जिस्टिंग 20 के लिए कितना मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो 5 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे एज अ बोनस। तो 20 प्लस 5 बोलो तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 160 पर शेयर। आए ख्याल में, मतलब पहले स्प्लिट किया बाद में बोनस दिया तो 160, पहले बोनस दिया बाद में स्प्लिट किया तो भी 160 ही आ रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू रिमेन्स द सेम, क्योंकि दोनों सिर्फ बुक एडजस्टमेंट्स हैं। बोनस भी बुक एडजस्टमेंट है, स्प्लिट भी बुक एडजस्टमेंट है, रियलिटी में कुछ हो ही नहीं रहा है। इसीलिए कोई भी सीक्वेंस में ये हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। ठीक है, लिखो। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ 5A। 5A फैक्टरिंग वर्सेस लोन। ठीक है, ऐसे आपको कंपेयर करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर ड्राफ्ट हो सकता था, और दो अलग अलग सर्विसेज को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली आप देखोगे तो फैक्टरिंग वर्सेस फाइनेंसिंग है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, अब फैक्टरिंग में आप एडवांस तो लेते ही हो, प्लस उसमें बेड डेट भी लेते हो। ठीक है, मतलब वो रिवोकेबल इरिवोकेबल अलग अलग होती है, और उसमें बेड डेट भी आप शिफ्ट कर सकते हो। फिर आप उसमें पूरा जो कलेक्शन है वो भी आप सामने वाले को दे देते हो, तो सर्विस की रेंज ज़्यादा होती है। लोन में तो आप सिर्फ लोन ले रहे हो, उसमें ना बेड डेट शिफ्ट हो रहा है, ना उसमें कलेक्शन सामने वाला आपको करके दे रहा है। ठीक है, तो बेस ही अलग अलग होता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन प्रॉपरली फ्रेम हो, अगर सेम बेस के दो सर्विसेज हैं तो उसका कॉस्ट मैं कंपेयर करूं और क्या बेटर है ये बताऊं तो ज़्यादा लॉजिकल होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। मतलब कुछ लोगों को सब समझने के बाद भी ये खटकता रहता है, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये सब बताने की बातें हैं नहीं, पर सब पढ़ने के बाद भी थोड़ा एक मन में बच्चों के रह जाता है, वो इसलिए रह जाता है क्योंकि बेस ही अलग अलग है। द एनुअल सेल्स, काफ़ी बच्चों को मैंने कहा है कि मैं कैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं कैसे ध्यान रख रहा हूँ, ऑब्जर्व करो, उसी से आपकी ये आदत बन जानी चाहिए। एग्जाम में काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर वो मेरे से मिस हो गया, ऐसे कैसे मिस हो गया, चांस ही नहीं है, मतलब आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं जैसे एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, आप अगर करोगे तो आपसे मिस कैसे होगा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो आदत डालनी पड़ती है, हैबिट की बात है। ठीक है, द एनुअल सेल्स आर 60 lakhs, ऑफ विच 20% इज ऑन कैश एंड बैलेंस कितना होगा 80% ऑन क्रेडिट। ठीक है, 20-80 ऐसा रेशो है। डेटर्स आर अलाउड 1 month टू क्लियर ड्यूज। ठीक है, क्रेडिट पीरियड है 1 month। अ फैक्टर is willing to advance 90% of the book debt for a fee of 1% per month plus a commission of 4% on total debtors besides the interest charge। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ही नहीं दिया हुआ और लिखा भी हुआ है बिसाइड्स द इंटरेस्ट चार्ज्ड, मतलब ये बोल भी रहे हैं कि हाँ इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, उसके अलावा ये हो रहा है, अरे पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है वो दिया ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा अनजस्ट कंपैरिजन मुझे ऐसा लग रहा है। तो दो चीजें हैं, एक है फीस 1% पर मंथ, ठीक है, और अ कमीशन ऑफ 4% ऑन टोटल डेटर्स। अब इसमें भी कंफ्यूजन है कि 1% पर मंथ का
4% ऑन टोटल डेटर्स, ये तो साफ है, 4% ऑन टोटल डेटर्स लिखा हुआ है तो वो तो बेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% पर मंथ का बेस क्या माने, फीस फैक्टरिंग की जो है वो काय पे माने। अब एक तो कंटिन्यूटी में है तो टोटल डेटर्स अज्यूम करना ज्यादा बेटर है, और लॉजिकली भी सोचें तो फीस जो होती है वो तो फैक्टरिंग की फी है, तो फैक्टरिंग जो अमाउंट की आप करोगे हम तो उतने का ही लेंगे ना। एडवांस जितना मिल रहा है उस पर तो ब्याज चार्ज होता है, एडवांस का जो बेस है वो तो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए होता है। फी नॉर्मली फैक्टरिंग का जितना अमाउंट है उतने पे ही होता है, मतलब जितना डेट आप फैक्टरिंग में डाल रहे हो उसका होता है, पर यहां पे इंस्टीट्यूट ने उसको एडवांस पे लिया है। तो आईसीएसआई इज ऑलवेज राइट, ये हमेशा याद रखना, आईसीएसआई इज ऑलवेज राइट। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि भैया फी जो है अगर बेस नहीं दिया है तो इंस्टीट्यूट ने एडवांस पे लिया है, तो आपको भी एडवांस पे लेना पड़ेगा, तभी आपके सारे नंबर्स मैच होंगे, नहीं तो जीरो मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट नहीं हूं ना, तो आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट का धर्म निभाओ, और यही स्टूडेंट का धर्म है कि अलग से ध्यान में रखना कि इंस्टीट्यूट का कैसा पैटर्न है। ठीक है, तो ये 1% जो फीस है ये एडवांस पे ली गई है, और यहाँ तो लिखा ही हुआ है 4% ऑन टोटल डेटर्स, तो टोटल डेटर्स पे लेंगे, बिसाइड्स द इंटरेस्ट चार्ज जो कि दिया ही नहीं है, तो इग्नोर करना है। इफ दिस अरेंजमेंट इज मेड, कंपनी इज एबल टू गेन, अब फैक्टरिंग कर रहे हो, कलेक्शन का एफर्ट पूरा आउटसोर्स कर रहे हो, बेड डेट भी सामने वाला ये कर रहा है, तो आपका बेनिफिट होता है। इसलिए फैक्टरिंग में हम क्या निकालते हैं, नेट फैक्टरिंग कॉस्ट, नेट निकालते हैं इसलिए क्योंकि कुछ सेविंग भी होती है। ठीक है, तो ये क्या क्या सेव हो रहा है आपका, 21,600 एनुअली, साल में 21,600 डेट मैनेजमेंट कॉस्ट, आपका कलेक्शन एफर्ट्स का जो कॉस्ट है वो आपका बचेगा, एंड बेड डेट ऑफ 1%। अब बेड डेट दिया है मतलब ये बेड डेट भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, लिखा नहीं है रिवोकेबल है इरिवोकेबल है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न से समझना है। सेविंग में लिखा है ना बेड डेट सेव हो रहा है, मतलब आप बेड डेट भी शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा। तो ये दो बेनिफिट्स आपके हो रहे हैं। फैक्टर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, ठीक है, लिखा है फैक्टर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लेकिन कितना वो देना भूल गए, इंटरेस्ट देना ही भूल गए। ठीक है, सोचो, मतलब क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मेरा मुंह बंधा हुआ है, मतलब लॉक्ड है बिल्कुल, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा पर आप समझ जाओ। बिसाइड्स द इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, मतलब हिंट है कि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, अलग से दिया भी है फैक्टर चार्जेस इंटरेस्ट। अरे पर कितना कौन बताएगा भाई, तो लिया ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने भी नहीं लिया है क्योंकि वो देना ही भूल गए। तो ये पूरा एक चैप्टर हो गया फैक्टरिंग का। अब आते हैं सेकंड जो सर्विस है, बैंक ऑफर्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अगेंस्ट बुक डेट्स विथ 10% मार्जिन, मतलब 90% ही लोन करेंगे देंगे, 10% मार्जिन है, मतलब उतना पैसा देंगे नहीं, वो आपको अपने जेब से आपके लगे हुए होंगे, 90% बैंक आपको दे देगी, मतलब माइनस होती है मार्जिन, एट 12%। ठीक है, लोन में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं तो फिर निकालेंगे क्या, तो लोन में बराबर दिया है एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। अब ये 12 आप वहां नहीं ले सकते क्योंकि वहां फी भी आप दे रहे हो, वहां कमीशन भी दे रहे हो, तो रेट वहां अलग ही होगा, सेम रेट इंस्टीट्यूट ने भी नहीं लिया है, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां लोन का इंटरेस्ट है पर एनम दिया हुआ है, एंड प्रोसेसिंग फी ऑफ 2% ऑन टोटल डेट्स। ठीक है, बेस इसमें भी दिया हुआ है, टोटल डेट्स पे 2% प्रोसेसिंग फी लोन की जैसे होती है वैसे ली जा रही है। एज अ सीएफओ ऑफ कंपनी एडवाइज द कंपनी ऑन द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से आपको बेटर क्या है कंपनी के लिए, वो आपको डेटर्स मैनेजमेंट मतलब आपको बताना है कि दोनों में से क्या बेटर है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले आते हैं फैक्टरिंग पे। बोलो फैक्टरिंग, फैक्टरिंग पे क्या क्या खर्चा है पहले निकाल लो। बोलो फैक्टरिंग पे क्या क्या खर्चा हो रहा है। पहला है कि फैक्टरिंग पहले हो कितने की रही है वो निकालो। मेरे टोटल डेट्स कितने हैं, एनुअल सेल्स है 60 लैक्स, 60 लैक्स का एनुअल सेल्स है, उसमें कैश भी है और उसमें क्रेडिट भी है। डेटर्स वर्ड किसके लिए होता है, क्रेडिट के लिए होता है, कैश सेल में डेटर होता ही नहीं है। ठीक है, काफी बच्चों ने ये भी गलती की है, प्रोफेशनल लेवल पे ये गलती की है, पूरे 60 लैक्स पे पूरी कैलकुलेशन कर दी। अरे भाई दिया है कि कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है, डेटर का क्रेडिट सेल से वास्ता है, कैश सेल से वास्ता ही नहीं, वो हटाओ पहले। इतनी बेसिक मिस्टेक करोगे और आप स्टेप मार्किंग मांगोगे तो मैं क्या बोलूं, सीधा जीरो। ठीक है, ध्यान देना,
तो 60 लैक्स का बैलेंस यानी जो 80% था उतना ही क्रेडिट सेल है। तो 6 8 जा 48 लैक्स का क्रेडिट सेल है, ठीक है, यानी साल भर का। तो डेटर कितने होंगे, डेटर लिखा हुआ है, एक महीने का आप टाइम देते हो, तो एक महीना मतलब 1/12, ठीक है। तो 48 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 ये हो गया एक महीने का, और आपका क्रेडिट पीरियड भी एक ही महीना है, तो इंटू 1, ठीक है। तो ये आएगा 4 लैक्स, 12 4 जा 48, तो 4 लैक्स का आपका डेटर है, इसका आप फैक्टरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला खर्चा है फी 1%, लेकिन जो मैंने बताया कि ये इंस्टीट्यूट ने जितना एडवांस दिया जा रहा है उतने पे लिया है, ठीक है। एडवांस कितना दिया जा रहा है, 90% लिखा हुआ है, तो यहां निकाल लो एडवांस कितना हो रहा है, बुक डेट्स का 90% यानी कि 3.6 लैक्स, तो इस पे 3.6 लैक्स पे लिया हुआ है। बोलो कितना आएगा। अब बेस सेम है, 1% भी पर मंथ है, 3.6 लाख भी पर मंथ है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। बोलो 3.6 लैक्स यानी 3,60,000 इंटू 1%, ये आएगा 3,600 पर मंथ, भले हटा दो, 1% पर मंथ है, और मंथली सेल 3.6 लाख, मतलब एक मंथ का एडवांस आपको 3.6 मिल रहा है लैक्स। तो ये फी आपको लग गई। फिर कमीशन आप दे रहे हो 4% ऑन टोटल डेटर्स, यानी एक महीने के टोटल डेटर्स यानी कि 4 लैक्स, 4 4 जा 16,000 आपको लगेगा। ये दो खर्चे हैं। इंटरेस्ट भी आ सकता था पर दिया हुआ नहीं है तो इग्नोर करेंगे। तो इतना आपका खर्चा है। अब जो सेविंग हो रही है वो भी माइनस करो, तो डेट मैनेजमेंट कॉस्ट आपका बच रहा है। अब वो एनुअल है, एक महीने का निकालो क्योंकि पूरी फैक्टरिंग अरेंजमेंट एक महीने की है। तो 21,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 जो भी करो, ठीक है, डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 1800 सेव हो रहा है, माइनस करेंगे, ठीक है। और डी है आपका बैड डेट्स, वो भी सेव हो रहे हैं। बोलो अब बैड डेट्स तो डेटर पे ही होते हैं, ठीक है, टोटल डेटर्स पे लेंगे। बैड डेट ऑफ 1%, बोलो 1% 4 लाख का मंथली डेटर्स है, तो ये आएगा 4,000, ठीक है। तो नेट फैक्टरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 3,600 प्लस 16,000 माइनस 1,800 माइनस 4,000, तो 13,800 इज द नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका आधा आंसर। अब आते हैं सेकंड पे, यानी कि लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है। उसमें आप क्या क्या खर्चा कर रहे हो। पहला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑब्वियसली किस पे लगता है, एडवांस, जितना पैसा आपको मिला उस पे ब्याज लगता है। 10% मार्जिन काट रही है बैंक, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो कि एडवांस कितना मिलेगा, 4 लाख का आपका मंथली डेटर है, माइनस 10% या इंटू 90%, मैथमेटिकली सेम होता है। तो माइनस 10% यानी कि 3,60,000 का बैंक आपको लोन दे रही है, तो 3,60,000 एक महीने का ही है, इंटू इंटरेस्ट कितना है 12%, लेकिन वो 12% पर एनम है, ठीक है। तो 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, यानी 1% डायरेक्टली आप ले सकते हो, प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है। तो 3,60,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12, तो एक महीने का इंटरेस्ट जो आपको लग रहा है वो है 3,600, 1% पर मंथ। और बी है आपका प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी 2% ऑफ टोटल डेटर्स, ठीक है, 2% ऑफ 4 लाख, 2% ऑफ टोटल डेट्स। अब ये भी जितना लोन दिया जाता है उस पर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ लिखा है 2% ऑफ टोटल डेट्स, बेस दिया है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो टोटल डेट्स ले लो, मतलब 4 लाख जो है महीने का वो आप ले लो, तो ये आएगा 8,000। तो यहाँ पे आपका टोटल खर्चा है 11,600, ठीक है। तो ऐसे दो ऑप्शन है, बोलो क्या बेटर होगा। फैक्टरिंग जहाँ पे आपको 13,800 रुपये लग रहा है नेट, और लोन में आपको लग रहा है 11,600, तो क्या बेटर होता है जिसमें भी कम खर्चा लग रहा है।
लो कॉस्ट, जितना कम खर्चा लगेगा वो बेटर होता है। तो एज लोन कॉस्ट इज लेस देन फैक्टरिंग कॉस्ट, लोन इज प्रेफरेबल। ठीक है, ऐसा आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अब देखो बेस ही अलग है, इसलिए मैं बोलूँगा कि समहाउ कुछ तो निकल जाएगा नंबर, पर कंसेप्चुअली जब आप सोचोगे तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा, और दूसरी बात फैक्टरिंग में, फैक्टरिंग भी हो रही है, कलेक्शन भी हो रहा है, बेड डेट भी शिफ्ट हो रहा है, मल्टीपल सर्विसेज हैं। लोन में आपको सिर्फ एडवांस मिल रहा है, तो इसलिए बेस ही अलग है, दोनों सर्विसेज का बेस ही अलग है, कॉस्ट स्ट्रक्चर ही अलग होता है। तो डायरेक्टली ऐसे कंपेरेबल है भी नहीं, बट ठीक है, क्वेश्चन दिया है, एग्जाम पास करना है, सीएस बनना है, तो ये सब करना पड़ेगा। चलो लिखो। तो सिर्फ एक ही जगह आई थिंक बेस जो आपको याद रखना है वो ये था 1%। बाकी ठीक है, मतलब बाकी ओके ओके है, कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, पॉज करो, लिखो आराम से। प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत अलग अलग ही रहेगा, जैसा आपका दिमाग चलता है वैसा आप सॉल्व करो। ठीक है, कॉस्ट इज लेस, हेंस कंपनी कैन ऑफ फॉर बैंक फंडिंग। आगे बढ़ो। चलो दो और क्वेश्चन हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा मतलब पार्ट लंबा होगा, बट ठीक है कर लेते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6A। कंपनी केम आउट विद इशू ऑफ 1000 शेयर्स एट अ प्राइस बैंड ऑफ 300 to 360, 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। मिनिमम लॉट साइज इज 50। ठीक है, ध्यान देना, मिनिमम लॉट साइज है 50 का, यानी मिनिमम सबको 50-50 तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम सबको 50-50 देना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड द कंपनी रिसीव द फॉलोइंग बिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स और प्राइस पर बिट दिया हुआ है। अब यहाँ पहले आपको टोटल मारनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो बिट्स आए हैं वो कितने हैं। ठीक है, 1600 शेयर आपसे मांगे गए हैं, आपका इशू है 1000, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ओवर सब्सक्राइब जब होता है और मिनिमम लॉट साइज दिया हुआ है, रिटेल कैटेगरी है मेरे ख्याल से, तो मिनिमम लॉट साइज दिया हुआ है, तो इसमें कैसे अलॉटमेंट होता है, सबसे पहले सबको मिनिमम लॉट साइज अलॉट हो जाता है कि सबको आपको अलॉटमेंट देना ही है, तो सबको मिनिमम लॉट साइज पहले अलॉट करो, और उसके ऊपर का जो है वो होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। वो कैसे होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्राइस का इसमें ज़्यादा काम नहीं है, प्राइस का सेटलमेंट में काम आएगा बाद में, पर अभी हम अलॉटमेंट कैसे होगा ये फोकस करेंगे। ठीक है, 7 अलग अलग बिट्स हैं, आपसे पूछा गया है वो समझ लो। डिसाइड हाउ द अलॉटमेंट शिल बी मेड टू ईच एप्लीकेंट अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस इफ द फाइनल इशू प्राइस इज 300। ठीक है, फाइनल इशू प्राइस फ्लोर प्राइस ही है 300। ठीक है, यही पूरा क्लॉज आप पढ़ते हो कि फ्लोर प्राइस पे हो रहा है तो मिनिमम लॉट साइज सबको पहले मिनिमम देंगे, फिर ऊपर का जो है वो प्रो राटा देंगे, आपने लॉ में पढ़ा होगा। व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट बिड 1 and 3। ये तो बात की बात है, तो पहले आपको बताना है अलॉटमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब ये 2 स्टेजेस में होगा, तो प्रेजेंटेशन ठीक है ना, जैसा इंस्टीट्यूट देती है एग्जाम में भी आप वैसा कर पाओगे जरूरी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपको जैसा जमता है, जैसा दिमाग चलता है वैसा आप कर सकते हो। तो 2 पार्ट्स होते हैं अलॉटमेंट के इस केस में। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से सोच के बना रहा हूं। बोलो, सबसे पहला है बिट्स, बोलो बिट्स लिख दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो 250 250 100 450 150 250 150। ठीक है, ऐसा टोटल 1600 शेयर्स मांगे जा रहे हैं। क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई,
कहीं भी कुछ भी गलती ना हो, ठीक है। 1600 आपसे मांगे जा रहे हैं। अब आप कैसे अलॉटमेंट दोगे बोलो। अलॉटमेंट मैं दो पार्ट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला पार्ट ये दूंगा मैं, मतलब मिनिमम लॉट साइज पहले मैं अलॉट करूंगा, फिर मैं बैलेंस निकालूंगा, फिर प्रो राटा अलॉटमेंट दूंगा, और फिर टोटल अलॉटमेंट दोनों को क्लब करके निकालूंगा। दिमाग ऐसा ही चलता है मेरा, आपका पता नहीं। बोलो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबको मिनिमम लॉट साइज अलॉट कर दूंगा। सब आंकड़े 50 से ऊपर ही मिलेंगे। जब लॉट साइज कुछ होता है मिनिमम, उससे कम का बिड आता ही नहीं। कोई ना कोई एक होगा इनसे इंसान कि सर अगर ये 50 से कम होता तो निगेटिव आता। अरे वो 50 से नीचे अप्लाई नहीं कर सकते भाई, इसीलिए उसको कहते हैं मिनिमम लॉट साइज। उससे नीचे का बिड एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो 50 एंड अबव ही होगा वो, या मल्टीपल्स होगा, ठीक है। तो आपने कितना अलॉट कर दिया, 50 इंटू 7 350, ठीक है। अब बचे कितने, 650, ठीक है। निकालो यहाँ बैलेंस कितना होगा, हमको कितना अलॉट करना है, 1000 ही करना है, 1000 अलॉट करना है। आपने 350 कर दिया, तो 1000 माइनस 350, तो ये आएगा 650। अब 650 और बचे हैं। अब जो ये मांग रहे हैं उसमें से कितने और बचे हैं वो भी निकालो। 1600 वो मांग रहे हैं, आपने उनको 350 दिए हैं, तो और कितने मांग रहे हैं वो। प्रो राटा का बेस होता है 1250। अब ये प्रो राटा लगेगा कि 650 देना है 1250 को, ये आपका रेशो निकल गया। 650 बाय 1250, ये रेशो में सबको दे दो, मिनिमम लॉट साइज के ऊपर जितना जो मांग रहा होगा, ठीक है। इसीलिए पहले बैलेंस निकालना जरूरी है कि मिनिमम के ऊपर कितना मांग रहे हैं, मिनिमम के ऊपर ही प्रो डाटा अलॉट करना है, तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 250 माइनस 50 200, 250 माइनस 50 200, 100 माइनस 50 50, 450 माइनस 50 400, 150 माइनस 50 100, 250 माइनस 50 200, 150 माइनस 50 100, टोटल 1250 ही आनी चाहिए, ठीक है। चेक कर लो। $1250, ठीक है। ये यहां से ये है 1250। अब निकालो प्रो डाटा। तो अब प्रो डाटा का फॉर्मूला कैसे होगा कि कितना मांग रहा है वो, 200 इंटू जो अपना रेशो है, रेशो क्या है, 650 देना है 1250 में से, ये रेशो हो गया। बस सबको ऐसा मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब आप 650 डिवाइड बाई 1250, हाँ, यानी 0.52 यानी 52%, जो जितना भी मांग रहा है उसका 52% अलॉट करेंगे, ठीक है। तो 200 इंटू 52% 104, तो इसका टोटल अलॉटमेंट कितना हो जाएगा ये दोनों मिला के। तो 50 यहाँ दिए, 104 यहाँ दिए, टोटल कितना अलॉट कर दिया 154। निकालते चलो साथ साथ में, ठीक है। फिर 200 सेम आएगा, 200 इंटू 650 अपॉन 1250, तो 104 ही आएगा, 154 ही आएगा। फिर यहाँ सेम 50 इंटू 650 अपॉन 1250, ये आएगा 26, 50 प्लस 26 76। फिर 400 इंटू 52%, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है, आप पूरा पूरा लिखना भाई। तो 208, तो ये आएगा 258। फिर ये आएगा 52, 50 प्लस 52 102, ये आएगा 104, ये आएगा 154, ये आएगा 52, ये आएगा 102, ठीक है। टोटल मारोगे तो अब 1000 आएगी। 154 प्लस 154 प्लस 76 प्लस 258 प्लस 102 प्लस 154 प्लस 102, ये आएगा एग्जैक्टली 1000 शेयर्स, ठीक है। ऐसे आपने अलॉट किया, ये फाइनल अलॉटमेंट आएगा। तो ये आपका पहला आंसर हो गया हाउ, ठीक है, हाउ। तो स्टेटमेंट शोइंग अलॉटमेंट पूरा वो हेडिंग आपको देना है, ठीक है। प्रोफेशनल में आपको पता ही होगा, स्टेटमेंट शोइंग द अलॉटमेंट ऑफ ईच एप्लीकेंट अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये आपका आ गया कैसे अलॉटमेंट होगा। फिर सेकंड कि बिड 1 एंड बिड 3 को अमाउंट कितना चार्ज किया जाएगा। अब आपको बेसिक पता होगा कि प्रो राटा में क्या होता है, अगर मैं ज़्यादा शेयर मांग रहा हूँ, मैं तो जितना मांग रहा हूँ
उस पर पूरा पैसा दे दूंगा, फिर जितना अलॉट होगा उस पर जितना बनता होगा वो माइनस होगा, बचा हुआ रिफंड होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो यही करना है इसमें। बोलो बिड 1 का क्या होगा। बिड 1 ने कितने अप्लाई किए थे, 250, तो 250 पे उसने कितने दिए होंगे, जितने पे उसने बिड डाला होगा। बिड उसने कितने पे डाला, 250 शेयर्स, और एक एक शेयर पे बिड कितना किया, 360, तो 250 इंटू 360, इतना पैसा बाबू भैया, इतना पैसा आया होगा आपके पास, माइनस अब जितना आपने अलॉट किया और जितने पे अलॉट किया। मैंने कितना अलॉट किया, इसमें ही है, सॉरी इसमें है ना, मैंने कितना अलॉट किया 154, और कितने पे अलॉट किया है 300 लिखा हुआ है, तो 154 पे 300 बनता है, इतना मैं माइनस करूंगा, इतना मेरा बनता है, बचा हुआ रिफंड होगा। 250 इंटू 360, मेरे पास 90,000 रुपए आए, माइनस अलॉटमेंट का कितना बनता है 46,200, तो मैं रिफंड करूंगा 43,800। ठीक है, रिफंड होगा। फिर है बिड 3, बोलो बिड 3 ने कितना मांगा और कितने पे मांगा। बिड 3 है 100 शेयर्स एट 350, और हमने उसको कितने दिए, बिड 3 को दिए हमने 76 300 पे। बोलो ये आएगा 35,000 माइनस 76 इंटू 300, ये आएगा 22,800। ज़्यादा मिलते हैं सब में तो रिफंड होगा 12,200 रिफंड। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था, पहली बार शायद ऐसा आया होगा या आपने पहली बार देखा होगा, तो थोड़ा टफ लगेगा, बट कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो हो जाना चाहिए। लिखो प्रेजेंटेशन ऐसी मेरे ख्याल से करो तो बेटर है, क्योंकि दिमाग ऐसा ही चलता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको अलॉटमेंट निकालना है। चलो बड़े आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, बाकी तो वो केस स्टडी है, हम केस स्टडी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आ जाओ, एक और न्यूमेरिकल है बी, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सन लिमिटेड ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1-for-4 बेसिस। ठीक है, नए शेयर हम दे रहे हैं 100 वाले 25% प्रीमियम, यानी कि कितने में दे रहे होंगे 125। ठीक है, इशू एट प्रीमियम है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पैसे लेके आप शेयर्स दे रहे हो, इस इशू को क्या बोलते हैं भाई, राइट इशू। लिखा नहीं है, समझना है। ठीक है, राइट इशू है, और हम 125 रुपीज में राइट इशू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। रेशो भी दिया है 1/4, 1/4 बेसिस, एग्जिस्टिंग 4 है तो उसके बदले में 1। कम राइट प्राइस इज 150। ठीक है, मतलब बिफोर राइट इशू आपका प्राइस है 150, तो 150 वाला शेयर 125 में दे रहे हैं डिस्काउंट पे, कम में, मार्केट प्राइस से कम में। ठीक है, अब आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ राइट। अब ये इतना इजी नहीं होता है, डायरेक्टली भी निकल सकता है। ठीक है, आपको बस उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं 150 वाला शेयर 125 में दे रहा हूं, वही वैल्यू की राइट है, लेकिन क्या मैं 1:1 दे रहा हूं, ये रेशो की जिसको समझ है वही ये कर सकता है, रेशो की समझ जरूरी है। अगर मैं 1:1 दे रहा होता तो आपका आंसर डायरेक्टली आता, भाई मैं 150 का 125 में दे रहा हूं तो 25 रुपये राइट की वैल्यू हो गई। लेकिन ये 1:1 नहीं है, हर 4 के लिए 1 है, 4 शेयर्स पे 1 शेयर का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें पहले आपको निकालना होता है एक्स राइट वैल्यू, कि राइट इशू के बाद हमारी कितनी प्राइस होगी। पहले की प्राइस दी हुई है 150, हमारी कम राइट प्राइस है, मतलब बिफोर राइट इशू 150 है। एक्स राइट अगर मुझे मिल जाए तो दोनों का डिफरेंस लेके मैं निकाल लूंगा,
कि राइट की वैल्यू कितनी है, तो हमको पहले एक्चुअली ये निकालना है, एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। बोलो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये बहुत सिंपल होता है, ये मार्केट वैल्यू का ही फॉर्मूला है कि एग्जिस्टिंग कितनी वैल्यू है। अब बोनस इशू में कैसा था, नया पैसा मिल नहीं रहा था तो हमने +0 किया था, नॉन कैश होता है, कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे पर इसमें तो मिल रहा है ना, कम पैसा मिल रहा है, 150 के हिसाब से नहीं मिल रहा, लेकिन मिल तो रहा है ना, तो जितना मिल रहा है वो ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय नए शेयर कितने हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। बोलो अब इसमें भी आपको रेशो मेंटेन करना पड़ेगा, हर 4 के लिए 1 है, तो एग्जिस्टिंग आपके पास कितने हैं, वो 4 या 4 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा। तो सेम हम 4 लेंगे, मेरे पास 4 शेयर्स हैं और एक शेयर की कितनी वैल्यू है 150, तो मेरे एग्जिस्टिंग की इतनी मेरी वैल्यू है, प्लस अब मुझे एक शेयर मिलेगा, या कंपनी के एंगल से सोच लो, ठीक है, ये कंपनी के एंगल से सोचना है। अब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा, जोड़ो कितना आएगा, एक शेयर पे 125 रुपए मिलेंगे, इशू एट प्रीमियम 25% प्रीमियम, 100 पे 25%, 25 रुपीज, 100 + 25 125, तो इतना आपका वैल्यू हो जाएगा। और आपके शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4 पे 1 मिलेगा तो 5 शेयर आपके पास हो जाएंगे, तो 5 की इतनी वैल्यू है, तो पर शेयर कितनी वैल्यू होगी निकालो, 4 × 150 आपका 600 का वैल्यू था, प्लस आपको 125 रुपए एक्चुअली मिले, तो आपकी टोटल वैल्यू हो गई 725 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स राइट वैल्यू कितनी हो जाएगी 145, 145 आपका ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब निकालो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट माइनस एक्स राइट, 150 माइनस 145, तो यह आ जाएगा 5। मतलब जिसके पास एग्जिस्टिंग एक शेयर है, 4 शेयर नहीं है, जिसके पास एक शेयर है उसके लिए राइट की वैल्यू है 5 रुपए। एग्जिस्टिंग एक शेयर के लिए राइट इशू की जो राइट की वैल्यू है वो हमको निकालनी है 5 रुपए। आ रहा है ख्याल में? तो ये रेशियो प्रपोर्शन का पूरा गेम है। लिखो, ठीक है, ये हो गया एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस न्यू अमाउंट जो आपको मिलेगा, राइट इशू का प्राइस जो आपको मिलेगा, और यहां आफ्टर राइट आपके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू शेयर्स आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया भाई तो आपका परफेक्टली वो आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे फॉर जून 25 एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं केस स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।